गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मैथमेटिकल फिजिक्स का आगे का पार्ट करेंगे। अभी तक हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ चुके। वेक्टर अलजेब्रा में हमने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स एंड फोर वेक्टर्स देख चुके हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप की पढ़ी थी, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो dot scalar product between two vectors, scalar product between three vectors, scalar product between four vectors. Similarly, vector product between two vectors, vector product between three vectors and vector product between four vectors हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमने वेक्टर कैलकुलस करना था, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस का। 5-7 मिनट का टॉपिक है, पहले डायरेक्शन कोसाइंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वेक्टर कैलकुलस पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हम डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस यूज होता है टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर को अगर हमें एक्सप्रेस करना है उसके लिए हम डायरेक्शन कोसाइंस यूज करते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए पहले मैं टू डायमेंशन में बता देता हूं आपको, उसके बाद उसी को एक्सटेंड करके थ्री डायमेंशन में ले जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए ये ए वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है? तो अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, इस ए वेक्टर को अगर मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, ये ए वाई है, ये ए एक्स है, तो हम ए एक्स को लिख सकते हैं ए कॉस ऑफ एल्फा और ए वाई को लिख सकते हैं ए कॉस ऑफ बीटा। अब किसी भी ए वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप। थ्री डायमेंशन में है तो ए जेड जे कैप। अभी देखेंगे थ्री डायमेंशन। ए वेक्टर को हम लिख देंगे ए कॉस एल्फा प्लस ए कॉस बीटा। अब अगर मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ये क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड है ना। अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं ए वेक्टर को, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? मेरे पास बच जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, एफ प्लस जे कैप और एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? हमारे पास उसके डायरेक्शन में, वेक्टर की डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नीट्यूड मिल जाता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो एक है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्या हो गया? ये ए वेक्टर हो गया आपका कॉस स्क्वायर कॉस आई कैप कॉस बीटा ए कैप। अगर ए का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ये आएगा तुम्हारे पास अंडर रूट कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, जो कि 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर 1 होता है। ठीक है, इसी को अगर मैं थ्री डायमेंशन में एक्सटेंड करूं, थ्री डायमेंशन में जब इसको एक्सटेंड करेंगे
देखिए, थ्री डायमेंशन में कोई एक, ये आपके पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। मान लीजिए ये जो ए वेक्टर है ये एक्स डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई डायरेक्शन से बीटा एंगल बना रहा है, और जेड डायरेक्शन से गामा एंगल बना रहा है। तो सिमिलरली हमारे पास जो ए वेक्टर आएगा वो हमारे पास आएगा ए कॉस एल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, ए कॉस गामा के कैप। क्लियर है? और ए कैप क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस एल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। ठीक है। और ए कैप थ्री डायमेंशन में मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है। um, एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, या 2D में ही देख लीजिए, है ना। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। ये एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है। ए कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमारे पास ए कैप या एन कैप क्या आ रहा होगा? ठीक है, कॉस एल्फा एक्स एक्सिस से 150 आई कैप प्लस ये 90 है, तो बचा हुआ कितना हुआ? 60। कॉस 60 जे कैप। तो कॉस 180 माइनस 60, 180 माइनस 30 हो जाएगा। 180 माइनस 30 आई कैप, कॉस 60 जे कैप, कॉस 30 आई कैप, और कॉस माइनस आ जाएगा। तो कॉस 30 हो गया आपके पास रूट पी बाई टू आई कैप माइनस कॉस 60 हो गया जे बाई टू। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाए, ठीक है, और उसको आप एन ए कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वो वेक्टर है। सिमिलरली थ्री डायमेंशन में भी आप निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन कोसाइन में एक आधा क्वेश्चन जो आता होगा, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है। तो आपका जो वेक्टर अलजेब्रा था उसमें इतना ही था। अब हम शुरू करते हैं वेक्टर कैलकुलस।
वेक्टर कैलकुलस। कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, दो चीजें पढ़ी आती हैं। एक आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन। और दूसरा आता है इंटीग्रेशन। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में या सक्सेसिव क्लासेस में हम इंटीग्रेशन देखेंगे। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन, आप अपनी जूनियर क्लासेस में भी वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके होंगे। जैसे अगर एग्जांपल लें, तो आपने डिफरेंशिएशन किया होगा, अगर एक्स कोई एक पोजीशन वेक्टर है और उस पोजीशन वेक्टर का हम डिफरेंशिएशन करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको वेलोसिटी मिल जाती थी। ऐसे ही अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता था। ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, है ना? तो इसको और डिफाइन करके लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वी प्लस डेल्टा वी माइनस वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और यही अगर डेल्टा बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन में। ठीक है, जैसे ये वी वेक्टर है, ये स्मॉल चेंज हुआ इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में भी चेंज मान सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में चेंज हुआ, ये डेल्टा वी है। तो ये जो वेक्टर आएगा आपके पास, ये वी प्लस डेल्टा वी आएगा। ठीक है, और इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इतना चेंज हुआ तो डेल्टा वी बाय वी आ जाएगा। 11th 12th में हम सिंगल वेक्टर्स का कंसेप्ट पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल वेक्टर्स का कंसेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आपका फील्ड आएगा। ठीक है, सिंगल वेक्टर नहीं आता, फील्ड आता है। सबसे पहले तो फील्ड क्या होता है, नॉर्मली अगर इंग्लिश डिक्शनरी पे जाए, तो फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है एरिया। ठीक है, जैसे क्रिकेट फील्ड होता है, फुटबॉल फील्ड पड़ा होगा। ठीक है, फील्ड का मतलब होता है एरिया। और अगर फिजिकल टर्म्स में बात करें, फिजिक्स के टर्म्स में बात करें, तो फील्ड को अगर हम बोलें, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी whose value in space, whose value in space can be defined। ठीक है, तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप स्पेस में डिफाइन कर सकते हो, उसको फील्ड बोलते हैं। अब फील्ड दो तरीके की होगी। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की हो सकती हैं, है ना? फील्ड देखो, फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की हो सकती है ना, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। ऐसे ही फील्ड भी दो तरीके की, एक स्केलर फील्ड, दूसरा वेक्टर फील्ड। क्लियर है? स्केलर फील्ड कौन सी? जिसमें फिजिकल क्वांटिटी आपका स्केलर हो, जैसे टेम्परेचर, जैसे पोटेंशियल। मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं,
ठीक है, वहां पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑब्वियसली होगा, तो वो टेम्परेचर का फील्ड होगा। ऐसे ही पोटेंशियल, कोई सरफेस है, जैसे कोई आपने ईएमटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ये कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, और तो इसका जो आउटर सरफेस होगा वहां पे पोटेंशियल सेम होता है, तो ये क्या हो गया, या कोई चार्ज है, इसकी वजह से इस एरिया में पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा, तो उसको पोटेंशियल फील्ड बोलेंगे। मास की वजह से आपके पास जो फील्ड मिलेगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा, ठीक है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड। अगर वेक्टर फील्ड की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ फील्ड डेवलप हो जाती है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर वेलोसिटीज को निकाल दिया जाए एयर मॉलिक्यूल्स को, तो वो आपका वेलोसिटी फील्ड आ जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। जस्ट सेकेंड। स्केलर फील्ड, वेक्टर, स्केलर फील्ड को हम डिनोट करते हैं फाई से, और वेक्टर फील्ड को हम डिनोट करते हैं या तो ए से डिनोट करोगे, अगर ए से नहीं करना तो एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपका मन करे उससे डिनोट कर सकते हैं। स्केलर फील्ड को फाई से डिनोट करेंगे और वेक्टर फील्ड को ए से डिनोट करेंगे। स्केलर तो कोई एक नंबर है, वेक्टर फील्ड को ए को हम लिख सकते हैं A1, जो कि कंपोनेंट होगा एक्स वाई जेड का, ठीक है। A2 वो भी कंपोनेंट होगा एक्स वाई जेड का, अगर थ्री डायमेंशन में है तो जे कैप, प्लस A3 एक्स वाई जेड कंपोनेंट होगा, वो ए कैप। और तीसरा चीज वेक्टर कैलकुलस में, स्केलर फील्ड हो गया, वेक्टर फील्ड हो गया, तीसरा आपके पास आता है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर उल्टा ट्रायंगल, ट्रायंगल को उल्टा कर दो तो ये आपके पास डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है, किसी चीज पे ऑपरेट करेगा और फिर कोई वैल्यू देगा, उसकी कोई साइन में होगा, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर को हम लिखते हैं आई कैप डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। डेल ऑपरेटर क्या है, ये आपको चेंज देगा, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप डायरेक्शन में, डी के कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक। तो डेल ऑपरेटर अपने आप में कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन ये वेक्टर की तरह से बिहेव करता है, ठीक है। डेल ऑपरेटर क्या देगा, चेंज इन वाई जेड डायरेक्शन, क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। डेल ऑपरेटर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जैसे हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने देखा था ना, तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो डेल के साथ हम फाई को लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेल एक वेक्टर है, तो जब वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करेंगे तो कोई एक वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर और स्केलर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है, जो कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा। अब डेल एक वेक्टर है, और ए जो है वो भी आपके पास वेक्टर है। डेल एक वेक्टर है और ए भी आपके पास एक वेक्टर है। तो वेक्टर में आपने दो प्रोडक्ट पढ़ी है, एक तो डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। एक तो हो गया आपका क्या, डॉट प्रोडक्ट, दूसरा आपने क्या पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो पहला प्रोडक्ट आया, ठीक है, डेल फाई,
इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ये जो दूसरा प्रोडक्ट आया, डॉट प्रोडक्ट है डेल ऑपरेटर और वेक्टर फील्ड के बीच में, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। और तीसरा आता है, इसको हम बोलते हैं कर्ल। तीनों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट डेल फाई, डेल ऑपरेटर लिखेंगे आई डी बाई डी एक्स, जे डी बाई डी वाई, के डी बाई डी जेड, ठीक है, इंटू फाई। अच्छा, जो फाई है स्केलर फंक्शन है, ठीक है। ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों का भी कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। दो का हो सकता है, एक का भी हो सकता है। तो आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई, के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ये तो हो गया आपका फाई। अब देखो, ये ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये तो हो गया मैथमेटिक्स पार्ट। अब बात करते हैं फिजिक्स पार्ट की, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है या फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? ग्रेडियंट आपने कहाँ पढ़ा है, ठीक है। याद करो, जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा क्लास 11th में, वहां पे आपने वाटर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। और वाटर की दो लेयर होंगी जिसमें विस्कोसिटी पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल होता था डीवी बाई डी जेड के। अगर ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है। और उसको क्या बोलते थे? वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वहां उस टाइम याद नहीं रहा होगा इतना, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो अगर कभी भी, ठीक है, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट, ठीक है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब टाइम, टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, टाइम चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो वो रेट आता है, ठीक है। अगर चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस या डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। चेंज, ग्रेडियंट चेंज बताता है, लेकिन चेंज कौन सा चेंज? जो मैक्सिमम डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। ग्रेडियंट गिव्स द डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर आया ना, ठीक है, आई कैप जे कैप, ये एक वेक्टर आया, ठीक है। ग्रेडियंट एक वेक्टर होगा, तो गिव्स द डायरेक्शन इन विच, क्योंकि वेक्टर की ही डायरेक्शन होती है, अगर ये स्केलर आ रहा होता तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। गिव्स द डायरेक्शन इन विच द चेंज इन द स्केलर फील्ड इज मैक्सिमम। क्लियर है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट आपको वो डायरेक्शन देगा जिसमें चेंज मैक्सिमम हो रहा होगा। तो एक एग्जांपल लो, ईएमटी आपने पढ़ी होगी, ये छोड़ो, ईएमटी छोड़ो, ईएमटी का बाद में कभी एग्जांपल, जब ईएमटी पढ़ाऊंगा तब दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपके रूम में कोने में एक हीटर लगा हुआ है, ठीक है। और उस हीटर की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर डेवलप हो रखा है। अब टेम्परेचर
यहाँ पे कुछ होगा, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा। तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा होगा वो डायरेक्शन दे देगा। और मैक्सिमम चेंज कहाँ पे मिल रहा होगा आपको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, चलो ईएमटी का एग्जांपल देख लो। ठीक है, आपने ईएमटी में इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा होगा, डेल डॉट वी। वी वेक्टर पोटेंशियल है। ठीक है, स्केलर वेक्टर पोटेंशियल पढ़ा होगा आपने ना, अब समझ में आया स्केलर वेक्टर पोटेंशियल क्यों बोलते हैं। ठीक है, स्केलर पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा वी को। ये मैक्सिमम चेंज देगा कैसे, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्यू चार्ज है और पोटेंशियल यहाँ पे आपका +50 है और इन्फिनिटी पे 0 है। तो मैक्सिमम चेंज किधर है, ये प्लस क्यू है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए -Q का। ठीक है, यहाँ पे भी +50 है और यहाँ पे भी 0 है, -50 होगा ना। ठीक है, चार्ज। तो देखो, मैक्सिमम चेंज किधर मिल रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, या नहीं, एक अब किधर भी जाओ यहां से। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे 50 है और इधर 0 घटता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखो इस डायरेक्शन में, इस पूरे पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने पढ़ा होगा। तो इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, इसमें जाओ, सब में आपको डिक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम चेंज परपेंडिकुलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी परपेंडिकुलर दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके हम ग्रेडियंट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन ग्रेडियंट का फाइंड। अच्छा, इसमें ग्रेडियंट से पहले, ठीक है, आप दो चीजें बतानी है मुझे ग्रेडियंट से पहले। ये अगर नहीं समझ में आया तो इसको रहने देना। ठीक है, मैं जब ईएमटी कराऊंगा तब वहां पर और अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम चेंज जिस डायरेक्शन में होगा वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन, ग्रेडियंट से जो डायरेक्शन निकल के आएगी ना वेक्टर की, वो मैक्सिमम डायरेक्शन दे रही होगी चेंज का। इससे पहले दो चीजें बतानी है क्वेश्चन पे जाने से पहले। एक है नॉर्मल, देखो जैसे अभी पीछे बताया था ना कि परपेंडिकुलर देता है, जो भी मैक्सिमम चेंज होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मैंने टेम्परेचर की मदद से भी बताया और चार्ज ईएमटी का उससे भी बताया। तो आपको दो चीज निकालनी होती है, एक होता है नॉर्मल डेरिवेटिव, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और दूसरा होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आवाज मतलब बहुत धीरे हो रही है या बहुत स्लोली पढ़ाया जा रहा है, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब तो यूट्यूब में फंक्शन देता है स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल डेरिवेटिव तो आपके लिए सिंपली डेल फाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप, जैसे एक एग्जांपल लें कि अगला क्वेश्चन देखो,
इफ फाई इज 3x² y, नॉर्मल डेरिवेटिव डेल फाई होता है, ठीक है, ये याद रखना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस क्वेश्चन की बात करेंगे। 3x² y माइनस y³ z³, फाइंड ग्रेड फाई, या इसको ऐसे भी बोल सकता था, ठीक है, एट द पॉइंट 1 - 2 माइनस। तो ये जो निकाल रहे हैं ना हम ग्रेड फाई, ये नॉर्मल डेरिवेटिव ही निकाल रहे हैं, ठीक है। जो डेल फाई आता है वो नॉर्मल आता है उसी किसी भी सरफेस के, ठीक है। तो ये जो सरफेस गिवन है, ये जो सरफेस आपको गिवन है, ठीक है, जो डेल फाई आएगा वो नॉर्मल टू दिस सरफेस आएगा, नॉर्मल टू दिस सरफेस। और डेरिवेटिव लिया है, डी बाई डी एक्स करेंगे ना, जो डेल ऑपरेटर है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। तो डेरिवेटिव लिया है इसलिए डेरिवेटिव, और इसके परपेंडिकुलर है इसलिए नॉर्मल। क्लियर? तो निकालो। आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड, 3x² y माइनस y³ z³, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, 3x² y माइनस y³ z³ प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई, 3x² y माइनस y³ z³ प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, 3x² y माइनस y³ z³। आई कैप करो, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो कितना आया? 6x प्लस जे कैप। वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² माइनस 3y² z³। ए कैप, के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² y माइनस 3y³ किस पॉइंट पे निकालना है? 1 - 2 - 1। रखो x की वैल्यू 1, 6i कैप प्लस जे कैप, एक्स की वैल्यू 1, 3 आया। मैं चेंज कर लेता हूँ पेन, है ना। 3 इंटू, नहीं, कोई डार्क पेन, ये देखिए, 3 इंटू 1 - 3 y², 4z³ -1, कितना हुआ? 12, प्लस का 12, 3 + 12। यहां पे करेंगे तो 3 इंटू 1 y - 2, तो ये बन गया -6 -3 y³ -8 और z³ -1, सो 24, 6 - 24, -6 - 20, ठीक है। जेड में तो ये वाली टर्म नहीं आएगी ना, इसमें तो जेड है ही नहीं, ये गलती हो गई।
माइनस 3z² y³ -3z² -3z² -1 y³ -8। तो -24 देते हैं। ठीक है, 15 प्लस माइनस का 24 k कैप, जो डेल फाई आ गया वाया 6 i कैप प्लस 15 j कैप -24 k कैप। ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज है। ठीक है, फाई का मैक्सिमम चेंज इस डायरेक्शन में, ये चीज याद रखिए। नॉर्मल डेरिवेटिव पे एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो या तो ग्रेड फाई पूछता या आपसे पूछता नॉर्मल डेरिवेटिव, फाइंड नॉर्मल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। दोनों में सेम होता, अप्रोच सेम लगेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, जो भी आपके पास डेल्फाई आया, ठीक है, मान लीजिए आपने डेल्फाई निकाला और आपके पास डेल्फाई आ गया, उस डेल्फाई को आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, डेल्फाई आया और डेल्फाई को डिवाइड कीजिए मैग्नीट्यूड, तो आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है या और सिंपल देखिए। आपके पास डेल्फाई आया, ठीक है, और उसको अगर आप डी आर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा किसी डायरेक्शन में आता है। तो ये डी आर वो डायरेक्शन है, डी आर डायरेक्शन इन विच डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और अच्छे से जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x² y² z² x² y² z² एट (0.11 - 1) इन द डायरेक्शन। मैंने बोला ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा किसी के डायरेक्शन में आएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व टेंजेंट टू द कर्व
एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी, वाई इज इक्वल टू साइन टू टी प्लस वन, एंड z इज इक्वल टू वन माइनस कोस टी एट t इज इक्वल टू वन। ठीक। तो सबसे पहले तो आप डेल फाई निकाल लीजिए। आई कैप डेल बाय डेल एक्स, डेल फाई निकाल लीजिए। आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आई कैप टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जे कैप टू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस के कैप टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। जेड स्क्वायर पॉजिटिव, जेड स्क्वायर पे पॉजिटिव आएगा, वरना अगर जेड सिंगल है तो नेगेटिव आएगा। वन वन वन, टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप, ये आपके पास आ गया। अब जिस डायरेक्शन में निकालना है, डी फाइव बाई डी आर बताया था ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब डी आर निकाल लो। ठीक है, आर हमारे पास क्या है वेक्टर, आर हमारे पास है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो ई की पावर टी आई कैप वाई जे कैप, वाई की जगह वैल्यू रखेंगे, साइन टू टी प्लस वन जे कैप प्लस वन माइनस कोस टी के कैप। तो डी आर बाय डी आर निकालो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो ई की पावर टी का ई की पावर टी, साइन टी का आ जाएगा टू साइन टू टी प्लस कोस का माइनस साइन, तो साइन टी के कैप। तो डी आर हमारे पास आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू भी दी हुई थी। ठीक है, और एट टी इज इक्वल टू वन, तो टी की वैल्यू वन रखेंगे, तो हमारे पास ई की पावर जीरो आई कैप आ जाएगा प्लस एट टी इज इक्वल टू वन था ना, सॉरी, एट टी इज इक्वल टू जीरो है। ई की पावर जीरो आई कैप टू साइन जीरो, ये कोस होगा, सॉरी, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस जीरो जे कैप साइन जीरो के कैप, आई कैप टू जे कैप। ठीक है, तो डी आर आ गया। अब डी आर का, डी आर का क्या करना है, टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो टेंजेंट कैसा आएगा, डी आर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पहले इसकी टेंजेंट, या इसी यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाई डॉट डी आर, डी आर का मैग्नीट्यूड, तो डेल फाई टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप डॉट आई कैप प्लस टू जे कैप
डिवाइडेड बाय रूट 5, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय रूट 5, 6/√5। ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। आगे कभी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा तो इसी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो होमवर्क लिख लीजिए, है ना, इसी से ही रिलेटेड। मैं आपको होमवर्क लिखा देता हूँ। एक नॉर्मल के लिए और एक डायरेक्शनल के लिए, दोनों के लिए लिखवा देता हूँ। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस x² x y³ z² = 4 एट -1 -1 2। ठीक है, और एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लिख दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन r, और r वेक्टर क्या है आपके पास, xi कैप, yj कैप, zk कैप। ठीक है, तो ये आपका ग्रेडियंट था। ठीक है, क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में डाइवर्जेंस और कर्ल देखेंगे। ठीक है? अगर आपको लंबी लंबी क्लास अच्छी लगती है तो मैं लंबी क्लास भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर आपको छोटी क्लासेस चाहिए तो छोटी क्लास कर लेंगे। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लंबी लंबी क्लास भी कर सकता हूँ, 2 घंटे की, 3 घंटे की। ठीक है, छोटी क्लास इसलिए करता हूँ क्योंकि सीटिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।